जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उसने किसी नई चीज को सीखने की कोशिश नहीं की। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पिछले 12 साल से अरशद नदीम के साथ है। जो जंगलात मौजूद हैं वहाँ पर भी हमें डिफॉरेस्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। कितने अक्लमंद हैं, कितने होशमंद हैं, ये मुझे अब क्या पता। आई अंडरस्टैंड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो हाईलाइट ना हो तो वो कभी गुफ्तगू में नहीं आएंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह में और आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है में। आज हमारी मुस्कुराहटें आपको वजह बता रही होंगी कि खुशी का वक्त है। रात 12:30 बजे तक जो है वो हम टेलीविज़न स्क्रीन के आगे बैठे रहे और फिर बिलाखिर हमें वो खुशी मिल ही गई जिसकी हमें 40 साल से तलाश थी, 40 साल से इंतज़ार था। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक जाविया, ये भी एक नज़रिया ये भी सही साबित होता है कि ये पहला गोल्ड मेडल है इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर जो कि अरशद नदीम साहब ने पाकिस्तान को हासिल करके दिया। इससे पहले बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हमने इंडिविजुअल कैपेसिटी में हासिल किया था, लेकिन ये आ गया है पहला गोल्ड। तो हमारे छोरे जो हैं वो गोल्ड लेकर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे मज़े की चीज़ जो कि इसी मौके के लिए शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बार कही थी कि जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उसने किसी नई चीज़ को सीखने की कोशिश नहीं की। आज पाकिस्तान कौम के लिए फ़ख्र का दिन है। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने जैवलिन थ्रो के आलमी मुकाबलों में नया रिकॉर्ड बनाते हुए 92.97, जी हाँ 92.97, जो कि दिखने में 93 ही लगता है, ये थ्रो किया। पहला फाउल किया लेकिन उससे उम्मीदें टूटते टूटते संभल गई और फिर अरशद नदीम साहब ने इतना ख़तरनाक किस्म का जैवलिन थ्रो किया अपनी सेकंड ही अटैम्प्ट के अंदर कि उसके बाद हमारे रिवायती हरीफ भारतीय जो हमारे एथलीट्स हैं नीरज चोपड़ा, और उन्होंने जो है वो जितने भी थ्रो किए फाउल ही फाउल होते गए। तकरीबन उन्होंने 3 फाउल्स किए हैं और वो संभल नहीं पाए। उसके बाद कोई भी जो है वो संभल नहीं पाया। इसके साथ साथ जो इनामात और जो शाबाशियाँ मिल रही हैं उनका भी जिक्र करते चलें कि जो मुस्ला अफवाज और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत समाजी और सियासी शख्सियात की जानिब से इन्हें मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। अरशद नदीम की जीत का भरपूर जश्न आज शो में भी मनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नज़र डाल लेते हैं बड़ी खबर पर। अरशद नदीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 40 साल बाद पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम। अरशद नदीम ने फाइनल में 92.97 मीटर का थ्रो करके 118 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। फाइनल में भारत ने चांदी और कांसी का तमगा जो है वो हासिल किया है। तीसरी पोजीशन पर आने वालों ने सदर, वजीर आजम और मुस्ला अफवाज समेत आला समाजी शख्सियात की फख्र पाकिस्तान को मुबारकबाद। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात। IPPs मुआहदों पर नज़रसानी, जागीरदारों और वडेरों पर टैक्स लगाने समेत कई मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। जमात इस्लामी ने 14 रोज़ से धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम का मुआहदे पर अमल ना होने की सूरत में दोबारा धरना देने का ऐलान। और मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। पूरी कौम हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार, जगह जगह झंडे और बैजिस की खरीदारी। समाजी कारकुनों की यौम आज़ादी पर बाजों के बजाने पर पाबंदी और पौधे खरीदने की अपील और दीगर केसेस। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले इरफान महसूद का नया कारनामा। मजीद 2 नए रिकॉर्ड बनाकर गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज करवा लिया है। पाकिस्तानी मार्शल आर्टिस्ट इरफान आज होंगे बोल के मेहमान। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो पर वापस आ जाते हैं। अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है और इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये पाकिस्तान का पहला मेडल है। जी हाँ, जीत कर सब्ज हिलाली परचम लहराया और हम सब का सर फख्र से बुलंद हो गया। आंखें नम हो गई और चेहरे पर वो मुस्कुराहट वापस आ गई जो हमारे मल्टी मिलियन, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कभी कभी बिलियन भी टच कर जाता है, उन स्पोर्ट्स के ऊपर जिन पर हम पैसा लगाते हैं, जिन्हें एडवर्टाइजर्स पकड़ते हैं, जिन्हें इवेंट्स के लिए बुलाया जाता है, और ऐसे एथलीट्स जिन्हें
नज़रअंदाज किया जाता है। पर अरशद नदीम ने साबित कर दिया है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी नाज़रीन, इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही साहब ने, जो कि सदर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, गोल्ड हासिल कर लिया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद नदीम साहब का जो कारनामा है पूरे इस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो शोर बर्पा हो चुका है। क्या तासुरात हैं आपके, कैसी फीलिंग है आपकी? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेरी तरफ से पाकिस्तानी कौम को, अरशद नदीम को और सब जो उसके चाहने वाले हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि अरशद नदीम ने जो है एक तारीख रकम की है, एक नई तारीख रकम की है, जो कि आज तक ओलंपिक्स की हिस्ट्री में इतनी थ्रो जो है वो किसी ने नहीं की जो कि अरशद नदीम ने की है और नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए सारी पाकिस्तानी कौम, वो सब लोग जिन्होंने उसके लिए मेहनत की, उस किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से उसको ट्रेन करने में अपनी कोशिश शामिल की, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दुरुस्त सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अरशद नदीम की जब हम हिस्ट्री चेक करते हैं, हमें पता चलता है कि कभी वो कोचिंग स्टाफ के बगैर चले जाते हैं, कभी वो इंजरी से 100% रिकवर नहीं होते तो भी चले जाते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, अपने एंड पे करते रहते हैं, मुशक्क़त में लगे रहते हैं, और आज बिलाखिर उनकी कोशिशें रंग भी ले आई हैं। तो हमारे पास जब एक हीरो की जर्नी चल रही होती है, तब अक्सर हमने देखा है कि उनके साथ बहुत कम लोग मौजूद होते हैं, बहुत कम लोग खड़े होते हैं, खा वो फेडरेशन हो, खा वो हुकूमत की तरफ से कुछ नुमाइंदगान हो जो कि खुसूसी तौर पर डेडिकेटली जो है वो दिए जाते हैं इन्हें ऐसी स्पोर्ट्स के लिए। ये क्या अलमिया क्या है सर, ये कब मुकम्मल होगी ये चीज़, ये दौड़ जो है, ये थकन जो है हमारे एथलीट्स की, वो कब ख़त्म होगी? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी एथलीट या कोई भी स्पोर्ट्समैन जब उसको अपने इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना होता है जी, तो वो सपोर्ट के बगैर, ट्रेनिंग के बगैर और बाकी सारी जो उसकी बेतहाशा चीज़ें होती हैं, छोटी से छोटी, कि उसने खाना क्या है, उसने पीना क्या है, उसने सोना कब है, उसने रेस्ट कब करनी है, ट्रेनिंग कब करनी है, तो इसलिए वो सारी की सारी चलती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पिछले 12 साल से अरशद नदीम के साथ है। अरशद नदीम को ट्रेनिंग करवाई है, अरशद नदीम को बाहर जो फॉरेन कोचेस हैं उनके पास भिजवाया है। बाकी ये जो आपने इंजरीज की बात की, इंजरी स्पोर्ट्समैन को होती रहती है, लेकिन कई दफ़ा कुछ कोताहियों की वजह से उसके इंटरनल्स जो है वो डायनामिक्स जो है वो मैं अभी इस वक्त डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि अरशद नदीम ने किसी जगह पे पार्टिसिपेट किया एट हिज ओन विल या किसी भी और वजह से, जो कि उसको शायद नहीं करना चाहिए था, तो वो इंजरी हो गई और उसकी वजह से उसने ओवर फोर्स्ड कर दिया, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर क्रिकेट के अंदर आजकल बड़ा जो है वो माशाल्लाह अरशद नदीम के साथ खड़ी है और आज भी साथ खड़ी है। और इसमें मैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हर मेंबर को, स्पेशली जनरल मोहम्मद अकरम शाही जो कि एशियन एथलेटिक फेडरेशन के जो है वो वाइस चेयरमैन हैं जी, उनको भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि वो है जिन्होंने इस बच्चे को उंगली से पकड़ के और आज ओलंपिक्स के अंदर लेके गए हैं। तो मैं उनका भी बहुत ही मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ी खुशी और बड़ी फ़ख्र की बात है, और यकीन जानिए पूरी कौम जो है वो एक मरतबा फिर कहते हैं ना कि जैसे हम क्रिकेट के वर्ल्ड कप के फिनाले में देखते हैं, या मोस्टली हमारे यहाँ क्रिकेट को ही फॉलो किया जाता है, इसलिए मैं बार बार उसकी मिसाल दे रहा हूँ। 40 साल पहले तो हमारे पास हॉकी भी था, बल्कि कुछ 10, 12, 15 साल पहले तक भी था और उसके बाद चला गया। खैर, इस वक्त कौम एक हो चुकी है, खुश है। मुझे ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनका फुकदान अभी हमारे पास है, जो कि आप खुद फेडरेशन के तौर पर ये समझते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, जिसके ज़रिए हम इंटरनेशनली और ज़्यादा अपने जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर जाते हैं, एथलीट्स हैं, उनको और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं? जी बेसिकली जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक आई वुड से कि जी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपना कोई एक्सक्लूसिव ग्राउंड नहीं है जिधर हम 24 घंटे ट्रेनिंग कर सकें। हो बहुत सी जो है वो जगह हैं, कहीं किसी से मांग के, किसी से रिक्वेस्ट करके, किसी को लेटर लिख के, उसमें जाहिर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी हमारी मदद करता है, गवर्नमेंट भी मदद करती है, बट आपको पता है कि जी किसी से कोई चीज़ मांगी हुई आपने तो वो फिर मैनी टाइम्स, बहुत सी मिसालें हैं। अभी कभी बाद में एक्सक्लूसिवली बैठेंगे तो आई कैन नरेट 110 थिंग्स जिसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए ग्राउंड एक बेसिक चीज है, उसके अंदर टार्टन ट्रैक होना चाहिए, फिर जिम्नेजियम का सामान है, लॉट मेनी थिंग्स छोटी छोटी
जिसके लिए हमें बाकी लेफ्ट राइट से अरेंजमेंट करनी पड़ती है। आई एम श्योर कि जी अगर वो हमें 24 आवर्स अवेलेबल हो तो वी कैन डू मोर। और अभी इधर मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूंगा कि ये अरशद नदीम इज वन, अल्हम्दुलिल्लाह एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने लाइन में वो लोग जिनके अभी आपको नाम भी नहीं पता वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में। और इंशाल्लाह अरशद नदीम इन मेकिंग वी हैव एंड इंशाल्लाह वी विल प्रूव दैट इन द टाइम्स टू कम इंशाल्लाह। अच्छा सर, हमें अरशद नदीम के कोच ने भी ज्वाइन कर लिया है, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। रशीद अहमद साकी साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। 40 साल बाद पाकिस्तान ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने फाइनल मुकाबले में 92.97 मीटर थ्रो करके एक मतलब कितने 118 साल रिकॉर्ड जो है तकरीबन वो भी जो है वो तोड़ दिया है। कैसे देखते हैं सर इस कामयाबी को? आपका खिलाया हुआ जो लगाया हुआ पौधा था वो अब दरख्त बन चुका है। ये 40 साल तो ओलंपिक में दूसरे हॉकी वगैरह के कहते हैं ना, मगर मैं कहता हूँ ये 77 साल के बाद पाकिस्तान ने एथलेटिक्स में गोल्ड किया और ओलंपिक का रिकॉर्ड किया और इसकी मैं सारी पाकिस्तानी कौम और बॉल न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूँ। और इस वजह से हमारे यौम आज़ादी की खुशियाँ दुबाला हुई हैं। अल्लाह ताला अरशद नदीम को इससे बड़ी थ्रो करने की तौफीक अता फरमाएगा इंशाल्लाह। मैंने पहले भी कहा था कि अरशद नदीम 95 मीटर थ्रो करेगा और इसका मेरी इस बात का किसी ने यकीन नहीं किया, मगर मेरा दिल ये कह रहा था भी अरशद नदीम ये 95 मीटर का थ्रोर है और ये करेगा इंशाल्लाह। और उसने 95 के जी सर दुरुस्त फरमाया आपने। अब अगर हम बात करें उनके मद्दे मुकाबिल जो थे, क्योंकि जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबलों की बात अगर की जाए तो भारतीय नीरज चोपड़ा का नाम जो है वो बड़ा ऊपर आता है और जाहिर सी बात है कि इस ग्रुप के अंदर जो है वो 2 ही लोग हैं जो मद्दे मुकाबिल रहते हैं। पिछली बार फाइनल अरशद के साथ ही था उनका और इस बार वो चांदी का तमगा जो है अपने नाम कर सके। अरशद की ट्रेनिंग की बात अगर की जाए तो हुकूमत ने भी इस बार इन्हें सपोर्ट की और ऐलान भी किया है और उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी करवाई है। और मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अक्सर जो है वो हमने ये गिला शिकवा जो है वो कोचेस से सुना है। अभी ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ हैं, हमने इनसे भी अर्ज़ की थी तो उन्होंने बड़े ही खुले दिल के साथ और बड़ी वजाहत के साथ बताया कि जी सारी चीज़ें मौजूद हैं और जो चीज़ें नहीं उसकी भी निशानदेही उन्होंने कर दी। आप कैसे देखते हैं? इससे पहले आज से 2 माह पहले वज़ीर आज़म साहब ने अरशद को बुला के 25 लाख का चेक दिया था, अभी आप ये जेवलिन इसके लेके आए। और फिर वो साउथ अफ्रीका से अरशद ने वो 4 जेवलिन मंगवाए और इसे ट्रेनिंग की और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने इसको 1 करोड़ का चेक भी दिया भी ये आपने ओलंपिक की तैयारी करनी है, तो इसके लिए उन्होंने 1 करोड़ का चेक दिया। तो वज़ीर आज़म साहब के जो अपने यूथ फेस्टिवल में वो जब 2012 में इन्होंने शुरू किया तो यूथ फेस्टिवल से ही हमारी जो 2011 से यूथ फेस्टिवल से ही हमारी जो ये कोशिश शुरू हुई। क्योंकि मैं एथलेटिक फेडरेशन का पंजाब का एडिशनल सेक्रेटरी हूँ ना, तो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का सदर भी हूँ एथलेटिक फेडरेशन का, तो इस हवाले से फिर मैं कंपटीशन करवाता था। तो ये हमारा जो यूथ फेस्टिवल से हमारा सफ़र शुरू हुआ, जो अपने वज़ीर आज़म साहब इन्होंने इसका जब इधर वज़ीर आला थे पंजाब में तो इन्होंने इसकी दागबेट डाली थी, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा हुआ। ठीक हो गया सर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब को भी जो है वो हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अब हम माशाल्लाह से हमने बिल्कुल जो कोच सर हैं उन्होंने सही कहा कि एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये पहला गोल्ड है, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अभी तक हम कुछ जीते नहीं थे। ब्रॉन्ज जीते थे, गोल्ड कोई नहीं जीते थे। हमने बहैसियत टीम हॉकी के लिए 40 साल पहले ज़रूर गोल्ड जीता था। तो अब खुशियाँ जो हैं वो इससे ज़्यादा हो गई हैं। और अगर इंडिविजुअल लोगों की बात की जाए, जिनका आपने भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें हम अभी जानते नहीं हैं लेकिन वो सामने आएंगे, ये बड़ा एक फुकदान रहता है। अगर मैं हॉकी की बात करूं या क्रिकेट की बात करूं तो वहाँ पर ऐसे नाम होते हैं जिनको सोशल मीडिया पर भी, इवन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी सुपरस्टार बना दिया जाता है रातों रात। लेकिन जो ओलंपिक्स के लिए जाते हैं लोग, जो हमारे एथलीट्स हैं जो कि गुमनाम हैं, वो ज़्यादातर जो है ऐसा हमने देखा है कि जीतने के बावजूद भी अगर ब्रॉन्ज या कोई पोजीशन ले लेते हैं तो उसके बाद भी गुमनाम से ही रहते हैं। ये फुकदान, ये अलमिया किस लिए है हमारा बहैसियत बतौर फेडरेशन? आप इस बारे में क्या कर रहे हैं सर?
जी बिल्कुल, आपने बड़े पर्टिनेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया है। लाइक आजकल देयर इज ओनली वन स्पोर्ट जिसके ऊपर जो है वो आई वुड से कि मीडिया का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सही और वी नीड योर सपोर्ट आल्सो बिकॉज टिल द टाइम कि मीडिया इज नॉट देयर, लोगों को जो है उनकी खिदमात या उनकी अचीवमेंट जो है उनको हाईलाइट नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा। और अभी बहुत से आई कैन नेम 2-3 लोग, हमारा एक एशिया के अंदर जीत के आया लड़का, हुए सेकंड इन जेवलिन थ्रो, उसने मेडल लिया है उधर, बट वो किसी जगह पे खबर भी नहीं आती है टिल द टाइम कि हम सब लोग स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, फेडरेशन एंड मीडिया एंड सोसाइटी सब मिलके जितनी देर तक इन सब लोगों को, अपने एथलीट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे जो है वो मूव करना नॉट इम्पॉसिबल बट मुश्किल जरूर है। और वो उस मुश्किल को अबूर करते करते फिर हमें ये 70 साल लग जाते हैं कि हमने जो है वो एक मेडल हासिल किया। ये बिल्कुल कोच साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो एक्सप्लेन किया कि 40 साल पहले तो हमने हॉकी के अंदर एक टीम इवेंट के अंदर जो है वो मेडल अचीव किया था, लेकिन इंडिविजुअली एक इंडिविजुअल का और एथलेटिक्स के इंडिविजुअल का जो ये मेडल है ये 77 इयर्स के बाद ये पहला मेडल है, तो इसलिए ये भी हमें याद रखना चाहिए और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर जिस कॉन्फिडेंस के साथ लाइक इंटरनेशनल मैच के अंदर 2 थ्रो 90 प्लस करना इज मार्वलस। हम लोग तो इसके साथ एक इंच जो है वो आगे इम्प्रूव करने के लिए आपको यू नीड लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ एफर्ट। तो माशाल्लाह इसने जो है वो ओलंपिक रिकॉर्ड बना के हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए। मैं तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन। ब्रिगेडियर साहब कथा कलम की माफी चाहूंगा, मैं आपको रात का मंजर एक्सप्लेन करता हूं कि रात को हुआ क्या। मैं जो खुद मैंने विटनेस किया है, इस कौम को जो मैं कह रहा हूं ना एक हो गई है। मैं रात को एक फार्मेसी स्टोर पे गया, वो छोटा सा था मेडिकल स्टोर जिसको हम आम जबान पे कह देते हैं। वहाँ पर एक छोटा टीवी लगा हुआ था जी। अच्छा, अब वहाँ शोर शराबा को 25-30 लोग खड़े हुए, मैंने कहा पता नहीं जी कोई झगड़ा वगैरह हो गया होगा। अब मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने देखा कि जी वहाँ पर चल रहा है ये हमारा ओलंपिक्स का मैच और सब लोग मुंतज़िर हैं कि जी अब थ्रो करना है, अरशद नदीम ने अब थ्रो करना है। और वो जो माहौल देखा है मैंने, वो भी जैवलिन के लिए, जहाँ लोगों को, आपको यकीन जानिएगा इसका नाम तक प्रोनाउंस करना ठीक से नहीं आता लोगों को। कोई जोवलिन कह रहा होता है, कोई जावलिन कह रहा होता है, लेकिन जो लगन और जो चाह अपने मुल्क के लिए, अपने सब जिलाली परचम के लिए, रात को मुझे जो मंजर नज़र आया है तब मुझे पता चल गया कि ये खेल ही हैं जो इस कौम को एक कर सकते हैं, एक जगह पर बिना किसी रंगो नस्ल के फ़र्क के, बिना किसी तफरीक के। हमारे खेल इतने अहम हैं हमारे लिए, इतने ज़रूरी हैं कि वो एक कहने के लिए एक तमगा है। कहने के लिए ओलंपिक्स के अंदर 203 ममालिक गए हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, बड़े बड़े तमगे लेके गए, लेकिन हमारे लिए इतनी छोटी सी खुशी भी आपकी फेडरेशन की जानिब से, आप लोगों की जानिब से बहुत मायने रखती है। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का जिन्होंने ये फेडरेशन बनाई हुई हैं और जो इन लोगों को तैयार कर रहे हैं। और दूसरा सर रिक्वेस्ट भी मैं करूंगा कौम की जानिब से ही कि प्लीज़ ऐसे लोगों को भी भेजें जो डिज़र्व करते हैं, साथ साथ इनके ऊपर जितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बतौर मीडिया बोल की जितनी काबिश है। मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक सेगमेंट होता है इसी प्रोग्राम में, हीरो पाकिस्तानी, और उसमें अनसंग हीरोज़ जितने भी हैं, जितने भी ऐसे लोग आते हैं जो माउंटेनियर हो, चाहे स्क्वॉश में हो, चाहे वो बॉक्सिंग में हो, चाहे अंडर 19, अंडर टेबल टेनिस, अंडर 15 जो है वो अभी हमने चैंपियंस को बुलाया हुआ था। हम पूरी कोशिश करते हैं कि रोज़ किसी न किसी से बात की जाए। मीडिया भी इसके अंदर आपको सपोर्ट करेगा। आप बस लगन के साथ सर डटे रहें इस चीज़ के लिए और ऐसे हीरोज़ जो हैं वो बनाते रहें। ये मेरी पूरी कौम की जानिब से आपसे रिक्वेस्ट है जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक बीज जो है वो बो दिया है और इंशाल्लाह ताला इससे हमने और भी बहुत से तनावर दरख्त बनाने हैं और इस एक दरख्त को ऊपर ही इक्तफा नहीं करना। इंशाल्लाह ताला इस एक दरख्त को हम बाग बनाएंगे और बहुत खूबसूरत बाग बनाएंगे जिसमें बहुत से और पौधे और फूल आएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा कोच सर, आपसे जानना चाहूँगा कि यकीनन आपने जो है वो ग्राउंड लेवल पर टैलेंट को निखारने का काम करते हैं आप, तो फिर ये एथलेटिक्स जो है आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये आपकी मेहनत है। सर आप ख़ुद भी मियाँ चुन्नों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अहले इलाका की जानिब से इस वक्त जीत का क्या समा देख रहे हैं, क्या माहौल है इस वक्त, क्या शोर गुल चल रहा है, हल्ला गुल्ला, क्या तासुरात है लोगों के? अहले इलाका माशाल्लाह खुशी से निहाल हैं
हाँ जी, उन्होंने मिठाई तकसीम की और डोल के हिसाब पे उन लोगों ने रख किए और बहुत एक्साइटेड थे लोग, बड़े खुश, इतने खुश भी कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो हुआ वर्ल्ड में जेवलिन में अरशद ने किया, उसका तल्लक हमारे मियां चनू से है। बेशक। और उसके बाद वो मुझे मुबारकबादें इतनी आई सारे पाकिस्तान से, ओवरसीज की भी आई, मेरे दोस्त जो बाहर रहते हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी। तो ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि मुझे वो अपना रूहानी बाप कहता था। तो ये मैंने जो अपना फ़र्ज था मेरा, मैंने तो अपने हिस्से का दिया जलाया और अरशद नदीम आ गया। तो मैं ये अपनी तवक्को रखूँगा अच्छा, काबरीन से जो हमारे स्पोर्ट्स के। जी सर, मुझे बताइएगा कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर ओलंपिक्स हों, अगर हुकूमत ध्यान दे तो फिर मेडल्स लाना नामुमकिन नहीं है, ये तो हमें अब पता चल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी न थी, ना है और ना ही इंशाल्लाह होगी। मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? इस वक्त आपको लोग सुन रहे हैं, टैलेंट आप लोग जो हैं उस टैलेंट को उजागर करते हैं। आप समझ लीजिए कोयले की कान में से हीरा निकाल के लाने का काम नहीं करते, बल्कि उसे तराशते भी हैं और एक रॉ कट की शक्ल में आप फेडरेशन तक पहुंचा देते हैं, जहां उसकी पॉलिशिंग का काम होता है। तो क्या कहेंगे आप? क्या कोई पैगाम क्या कहेंगे सर? ये 2 साल पहले उधर हमारी लाहौर में मीटिंग हुई थी वज़ीर आला हाउस में, तो उधर मैंने ज़रा खुल के बात की। मैंने कहा भी अरशद नदीम के आने की वजह से इधर हमारे स्पोर्ट्स के अकाबरीन जो सोए हुए थे, अरशद की वजह से थोड़े वो जागे। अरशद नदीम के बाद उन्होंने फिर सो जाना, क्योंकि फिर मैंने कहा भी अगर आपने कबड्डी का खिलाड़ी ढूंढना है तो गांव में जाएं, लाहौर में नहीं मिलेगा, इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा, ये कबड्डी का खिलाड़ी गांव में मिलेगा। इसी तरह एथलीट जो है वो छोटे शहरों में मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, बड़े शहर में नहीं मिलेंगे। आप लोग इतनी कोशिश नहीं करते, ना उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लाहौर में या इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, दफ्तरों में आपस में एसी कमरों में बैठे हुए हैं। टैलेंट को जो ढूंढेगा उसके लिए बिल्कुल नियत का इखलास से नियत होनी चाहिए। नियत ठीक होगी तो ये खिलाड़ी ढूंढेंगे। अगर वैसे ये चीज़ जो है आपकी, मैं ब्रिगेडियर साहब को इन्वॉल्व करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि वो फेडरेशन के सदर भी हैं। तो सर ये बात वैसे काफ़ी हद तक जो है वो ये दुरुस्त है कि हमारा जो टैलेंट छुपा हुआ है वो बड़े शहरों में बहुत कम है, बड़े शहरों तक पहुँचाया जाता है, लेकिन आप किसी भी खेल की बात करें तो वो आपको उन शहरों से मिलेगा जो जिन्हें हम कहते हैं जी कोई छोटा बड़ा शहर तो होता नहीं, लेकिन रकबे के एतबार से और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो नहीं है वहाँ से जो है वो ज़्यादातर टैलेंट इस तरह का निकलता है। तो वहाँ पर फेडरेशन कुछ एक्टिव हो गई है वहाँ से टैलेंट निकालने के लिए, स्क्रूटनी करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सर? जी एग्रीड। बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की क्योंकि फार फ्लंग एरियाज में गांव में रहती है, छोटे शहरों में रहती है, तो ज़्यादा टैलेंट तो उधर से आता है। बट शहरों में भी उसकी कमी नहीं है, आइडेंटिफाई कहीं से भी हो सकते हैं। बट इसको एक कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर सिस्टम इवॉल्व करें और उस सिस्टम को फॉलो करें। वो सिस्टम क्या है कि सबसे पहले स्कूल लेवल के ऊपर जो है वो स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स हों, उसके बाद डिवीजन लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पिटिशन हो, प्रोविंस लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हो, और दैट्स हाउ फिर आप मैक्सिमम लोगों को जो है वो मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का और टैलेंट खुद ब खुद ऊपर आएगा। एंड लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान के अंदर नो डाउट बहुत टैलेंट है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। जो यंग लोग हैं हमारे, इनको आप अपॉर्चुनिटी दें एंड दे विल डू वंडर्स। तो वो इसी तरीके से हो सकता है कि हर स्कूल के अंदर प्ले ग्राउंड्स हों, उनको सहूलियात मुहैया किया जाए। इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फंड्स तो स्कूल लेवल पे, बेसिक लेवल के ऊपर जो है उनको फंडिंग की जाए, उनको स्पॉन्सर किया जाए, उनको डायरेक्शंस दी जाए। और फिर ये आजकल जो रवाज चला है कि जी 2 घरों को इकट्ठा किया, स्कूल बन गया, ना कोई उसके अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ना कोई उसके बच्चों के खेलने के लिए जगह है। तो जो स्कूल्स हैं, जो बेसिक हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और फीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाए, उनके तरफ जो है। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही है कि ये जो स्कूलिंग कल्चर है इसको जो है वो सही किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल वेस्टर्न अगर हम सोसाइटीज़ में देखें तो वहाँ पर स्पोर्ट्स जो है वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, ना कि आपके रिसीज या जो हाफ टाइम जो ब्रेक टाइम होता है उसके अंदर
दी जाए। पर आपकी बातों से सर मुझे शेर एक वो मिसरा याद आ गया, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो यही बात है कि हर जगह से जो है वो हमारे हीरे जो हैं वो निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी, कोच सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, उनके साथ मिलकर मनाते हैं। और नाजरीन आप भी मनाइए, गोल्ड जो है वो पाकिस्तान आ गया है और हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार तो फिर आप खुशामदीद कहते हैं आपके अपना प्रोग्राम दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं उस बीमारी की जो कि फ़िलहाल बीमारी की शक्ल इख्तियार नहीं की हुई है। फ़िलहाल इसे हम शरारत कहते हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में बीमारी बन जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से नबर आज़मा है। ऐसे में कुछ लोग हैं और कुछ इदारे हैं जो मुहिम चला रहे हैं कि खुदारा मुश्तरका मसाइल में से एक मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी को भी मद्देनज़र रखें। आज़ाद हैं तो आज़ादी का पास भी रखें। इस बार सब्ज़ हिलाली परचम के साथ हर फर्द एक हरे रंग का पौधा लगा दे तो आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान में 20 से 25 करोड़ पौधे लगते हुए देख सकता है और वो पौधे दरख्त बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी शहरी दरख्त लगाएं कहाँ? ये तो कंक्रीट जंगल है। ख़ास तौर पर शहरी आबादियों में वो जगह कहाँ है जहाँ दरख्त लगाए जा सकते हैं? इस हवाले से यकीनन हुकूमत को कुछ काम करना होगा। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे उन अफराद की जो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, और इनमें ही एक नाम अस्मा रियाज का भी है, जो इस वक्त पाकिस्तान का चेहरा बन गई हैं और अपने इदारे के साथ मिलकर कौम को एक बेहतर मुस्तकबिल देने की कोशिश कर रही हैं। अस्मा रियाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम अस्मा साहिबा, वेलकम टू द शो। आपका पैगाम हमने सुना, पूरी कौम ने सुना, बड़ा अच्छा लगा और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया। ये तक बता दिया कि जी कौन से दरख्त लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, कब लगाने हैं, कौन सा मौसम उनके लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, एक सवाल जो कि मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त बैठा हूँ कराची स्टूडियो में और आप मौजूद हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में तो अगर रात को बारिश हो तो सुबह जो है वो पौधे खिले हुए आपको नज़र आ जाते हैं, नए नए, वहाँ पर घास वगैरह भी उग जाती है। कराची एक कंक्रीट जंगल बन चुका है। यहाँ पर जो दरख्त लगे हुए थे उन्हें भी काट दिया गया है। यकीन जानिएगा कि चिड़ियों की चहचहाट सुने कई साल गुजर चुके हैं और वो सुनने के लिए हमें पार्क जाना पड़ता है, वहाँ पर भी कभी सुनाई देती है कभी नहीं देती। तो ये जो एक इन्वायरमेंट है, जो हेल्दी इन्वायरमेंट जिसका आप जिक्र कर रही थी, कराची इससे कितना दूर है और कितना ज़रूरी है कराची के लिए इस वक्त इन सारी चीज़ों का इक़दाम जिनका आपने अभी इस रिपोर्ट में जिक्र किया? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, थैंक यू सो मच। आपने हमें मौका दिया है, अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि इस कार्य खैर में हम अपना जो है बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकें और एक मैसिव लेवल पे हम बात कर सकें। सबसे पहले देखिए, हमने कराची की बात की, इसको समझना हमें ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली है क्या। पाकिस्तान में जो अभी इशू है मेन वो है कि हमारे जंगलात जो है वो बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक तो पाकिस्तान में जंगलात का जो हिस्सा है वो एक रिपोर्ट के मुताबिक 6% से भी कम है। उसमें भी देखा जाए तो एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ हैं और बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं, सिंध आपने जिक्र किया जहाँ पर खुश्क साली है, हमारे सहरा हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं और जो जंगलात मौजूद हैं वहाँ पर भी हमें डिफॉरेस्टेशन का सामना करना पड़ रहा है और डिफॉरेस्टेशन को हमने रोकना है सबसे पहले। तो जो जंगलात मौजूद हैं, हमारे छांगा मांगा है सबसे बड़ा जंगल है और मज़ीद जो हमारे पास जंगल हैं उनकी पहले तो हमने कटाई को रोकना है। फिर जंगलों के ऊपर जो जुल्म होता है वो ये कि नेचुरली कुछ उनकी बीमारियां ऐसी हैं, पेस्ट हैं और फ्लड्स वगैरह हैं, इनसे भी दरख्त आपके मुतासिर होते हैं। जंगली हयात आपकी जो फायर केसेस होते हैं उससे मुतासिर होती हैं। पहले तो हम अपने जो फॉरेस्ट है उनको बचाने का मिशन जो है उसको यकीनी बनाएंगे, फिर हम आते हैं नए दरख्त लगाने के ऊपर। नए दरख्त लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो दर्जा हरारत कराची की ही आप मिसाल ले लें आप, क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं। कराची वाले जब इस्लामाबाद आते हैं तो उनको नॉर्मल टेम्परेचर में भी सर्दी लग रही होती है, इतना ज़्यादा वो आदी हो चुकी हैं वो उस एरिया में मेरे ख्याल में रहने के। तो वहाँ सबसे पहले मैं दरख्तों के अलावा समुंदर में याद आता है कराची से। साहिल समुंदर पे आप देखें, हमारे जो सबसे एक अनफॉर्चुनेट थिंग है वो ये कि हमारे जो कीमती स्पीशीज़ हैं वो मुतासिर होती हैं। जो समंदर के किनारे लोग कचरा फेंकते हैं, अक्सर हम ख़बरें देखते हैं और हमें बड़ी तकलीफ़ होती है कि कचरा कुंडी बन गया है एरिया। तो ये मैं समझती हूँ कि ये
कुछ गवर्नमेंट लेवल पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन शहरियों को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। जितने भी तफरीही मकामात हैं वहाँ पर गवर्नमेंट लिख कर लगा देती है कि यहाँ पर कचरा मत फेंकें, फिर भी अगर हम फेंकते हैं तो जिम्मेदार हम हैं। गवर्नमेंट ने अगर कहीं कचरा जमा है उसको कलेक्ट नहीं किया, बल्दिया वाले नहीं आए उठाने, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उस कचरे को हमने डिस्पोज ऑफ ही अगर ठीक से नहीं किया तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एग्जैक्टली, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मुझे हम तो गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और डायरेक्ट जो है वो थ्रो कर देते हैं। हमें तो इतनी तमीज़ भी नहीं है बहैसियत कौम कि हम किसी डस्टबिन का जो है वो इंतखाब कर सकें कि भाई कहीं करना है। ये मुझे बताइएगा कि आजकल जो है वो एक बड़ी कैंपेन चल रही है कि जी आपके, क्योंकि ये आपने बताया जी दरख्त लगाने वाली, एक और कैंपेन ये चल रही है कि जी बाजे बजाना बंद करें और नॉइज़ पोल्यूशन को ख़त्म करें और दरख्त लगाएं, क्योंकि बाजा जो है वो 500-600 रुपए का आ रहा है और दरख्त आपको 100-150 रुपए के अंदर मिल जाता है जो लग जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? और कौम से भी अगर आप कोई अपील करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है और कैमरा आपके सामने। जी देखिए, मैं बाजे से मुझे याद आया अभी, क्योंकि 14 अगस्त आई है, तो जहाँ पर आप जाते हैं गली मोहल्लों में आपके बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनमें आपको बाजों की एक वैरायटी दिखाई देती है। छोटे बाजे, बड़े बाजे मौजूद हैं और कीमत आपने तो फिर भी एक जो मैक्सिमम इसकी है वो बताई है। मैंने तो देखिए 150-150 के बाजे पड़े हुए हैं मार्केट में। ये हालात हैं कि प्रमोट इतना ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले तो ये कि जो बाजे हैं ये प्लास्टिक मटीरियल के बने हुए हैं जो कि माहौल दोस्त बिल्कुल नहीं है। रिसाइकलेबल जो चीज़ें हो, मतलब हमें प्रमोट करना चाहिए ज़्यादा इसको कि हम प्लास्टिक के आइटम्स जो है वो कम यूज़ करें जो कि माहौल को आलूदा करते हैं। नंबर 2, इससे नॉइज़ पोल्यूशन होती है, तो ऑल्टरनेट इसका हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है। हमने जश्न मनाना है। बिल्कुल जी, नॉइज पोल्यूशन होती है असमा साहिबा, वक्त की किल्लत की वजह से जो है वो आज हमें ये नशिश यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी, लेकिन हम आपको फिर जहमत देंगे क्योंकि लियारी के अंदर जो है वो एक अर्बन फॉरेस्ट लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर बनने जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। उस सिलसिले में भी आपसे बात करेंगे, कौन से दरख्त लगने चाहिए कौन से नहीं, आपकी राय सबके लिए बड़ी मायने खेज है। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक वक्फे का। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और अभी थोड़ी देर पहले जो मैं हाजिर हुआ था तो आपको बताते चलूँ कि जी एक तकनीकी ख़राबी आ गई थी और हमारे मरहूम उस्ताद मोहतरम आमिर लियाकत हुसैन फरमाते थे कि ये लाइफ का हुस्न होता है, तो इस हुस्न के लिए मैं अपने नाज़रीन से माजरत चाहता हूँ अगर किसी को तकलीफ़ हुई हो तो। फ़िलहाल हम जाने से पहले जो है ये बात कर रहे थे कि हमने खेलों के मैदान की बात कर ली है, पेरिस भी घुमा दिया है, ओलंपियाड भी आपको दिखा दिया है। अब पाकिस्तान के सियासी मैदान में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। जमात इस्लामी से कल रात हुकूमत के मुज़ाकरात का 5वां दौर हुआ है और इस दौर में मुज़ाकरात कामयाबी से मतलब कामयाबी की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शायद जमात इस्लामी को ये बात समझ आ गई है कि IPPs का मसला इतना आसानी से हल नहीं हो सकता है। जमात इस्लामी का मुतालबा था कि हुकूमत IPPs से मुआहदे ख़त्म करे या उस पर नज़रसानी करे, जबकि हुकूमती अराकीन का मौक़िफ़ ये था कि ऐसा किया तो IPPs बैनुल अक़वामी अदालतों में चले जाएंगे और हम इससे कहीं ज़्यादा फ़ाइन हम पर लग सकता है, जो कि काबिल दुरुस्त बात भी है, क्योंकि ये बातें मुआहदा करने से पहले देखी जाती हैं, बाद में नहीं। मुआहदे के अंदर कुछ ऐसी शिक़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से ये हुआ। दूसरी तरफ मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ोरदार करवट लेती हुई नज़र आ रही है। पहले तो मसला ये था कि सियासी जमातें आमने सामने थीं, अब लग रहा है कि इदारे आमने सामने हैं। एक तरफ ऐवान है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो हुकूमत ऐवान से इलेक्शन कमीशन के कानून तब्दील करवा लेती है, ऐवान कानून तब्दील कर लेता है तो सियासी जमात इस तब्दीली के खिलाफ अदालत में चली जाती हैं। इनके दरमियान बानी PTI की जानिब से माफ़ी तो उन्होंने मांग ली। जी नाज़रीन, तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ नून लीग के अहम रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है, हैरत अंगेज़ सही, लेकिन बानी PTI ने माफ़ी तो मांग ली है जनाब। अब इस माफ़ी मांग लेने के बाद क्यों ऐसा तासुर दिया जा रहा है या क्यों ऐसा हमें लग रहा है कि नवाज़ लीग कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रही है? वाकई ऐसा है क्या? सियासी मंजरनामे पर कोई तब्दीली का इम्कान नज़र आ रहा है जनाब? मैं अगर मेरे आपका कोई प्रोग्राम निकाल के देखो तो मैं तो उसको बड़ी देर से ये मशवरा दे रहा था कि कुछ सियासी सोच को सामने रखे। इस तरह थोड़ी चलता है, मतलब अडदर्मी से या नेगेटिव एक्टिविटी से तो नहीं चल सकता ना इस तरह। अगर ये मामला किया तो ठीक है, सियासतदान को सियासी तौर पर निपटना चाहिए ना, सियासत तो चलती रहेगी।
लेकिन ज़ातियात नहीं बनानी चाहिए, ये मैं उसको भी कहता रहता हूँ 100% सही कि जब आप सियासत को ज़ाती मुखालफत की शक्ल दे देते हैं ना, तो वो नुकसान होता है, जमातों को भी, आपके इंस्टीट्यूशन को भी, मुल्क को भी नुकसान होता है उसका। तो अगर उसने माफी मांगी है तो ठीक है, तो उसका बेहतर है, वो उसी सियासी धारे में आ जाएगा। लेकिन सर होता ये है कि जमहूरी अवामी हुकूमतें बिल्कुल अलग होती हैं और उनके मुखालफिन का तर्ज सियासत बिल्कुल अलग होता है, लेकिन क्या वजह है कि हम कुछ ऐसे बयानात सुन रहे हैं जो शायद नवाज़ लीग या पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं किए जाते थे। जैसे कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है कि जब साबका दौर में फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं। क्या कमेंट करेंगे आप इस इशू पर? नहीं, ये देखें, जो फौजी मामलात पे कोई किया गया है, मतलब उस पर नुकसान पहुंचाया गया है या उसके खिलाफ अपना नेगेटिव एक्टिविटीज की गई हैं, उनके जो तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, वो तो मामला चल जाएंगे ना। जी बिल्कुल। लेकिन आम सिविलियन मुकदमात तो फौजी अदालतों में नहीं चलते ना, वो तो उसकी अदालतें बैठी हुई अदालतें करेंगी। वो सिविल अदालतें किस मकसद के लिए बनाई जाती हैं, जिस बस की दुआ है, वो तो वहीं पे करेंगे ना। वो जो फौज की ऑफेंसेस हैं जो उसके लामाला फौजी अदालतें हो तो वो उस दिन से काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है मेरे ख्याल में। सर बहुत ज़्यादा खदशा है कि इदारों का जो है आपस में टकराव हो जाएगा, क्योंकि बयानात ऐसे आ रहे हैं। अब देखें, आपने इस चीज़ की जो है वो बहुत ही अच्छी वजाहत की है, पर जो बात साफ दिखाई दे रही है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद ऐवान से इलेक्शन कवानीन पर कानून साजी होती है और फिर इसी ऐवान के फैसले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। यानी अदालत, ऐवान और इलेक्शन कमीशन सब आमने सामने आ चुके हैं। एक अजीब सी सूरत हाल है। मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपना तबसरा ज़रूर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं है, वो कमजोर आदमी है। मैंने तो जब ये फैसला हुआ था तो मैंने कहा था वो तो एक दिन नहीं लगाएगा बल्कि 1 मिनट लगाएगा, फौरी तौर पे उसे अमल करेगा। अब ये पार्लियामेंट में उसको करके भिजवाया तो वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको एंटरटेन करे, उस जो उन्होंने अमेंड किया उसके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट अब कितने अक्लमंद है, कितने होशमंद है, ये मुझे अब क्या पता है। उस पैनल में जो पैनल था जजेस का, जो कोर्ट का जो बेंच बना हुआ था, उसमें गालबन 4 ऐसे जज हैं सीनियर जो आने वाले कल में वो चीफ जस्टिस बनेंगे। दुरुस्त। तो इस तरह मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था कि आप डायरेक्टली आप अगर उनके साथ टकराव में आ जाएंगे तो गलत है ना। तो ये शुरुआत किसने की? आपने शुरुआत की। आप फिर किसी को इल्जाम तो नहीं दे सकते ना। ऐसा ही है सर, लेकिन सियासत के बाद अगर अवामी मसाइल पर बात ना की जाए तो ये इंसाफ नहीं होगा। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात कामयाब हो तो गए, लेकिन अब क्या वाकई हुकूमत सस्ती बिजली के लिए कोई संजीदा कोशिश करने जा रही है? क्योंकि IPPs का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है और जैसा कि हमें लग रहा है कि वो मुस्तकबिल करीब में हल होते हुए दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं, उनके साथ जो एग्रीमेंट किए हैं वो कर नहीं सकते ना, उसको वोक नहीं कर सकते। वो तो जिस वक्त एग्रीमेंट्स उनके टाइम पीरियड खत्म होगा उस वक्त तक आप नहीं कर सकते। वो इंटरनेशनल चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, आपको और सुखी होगी। तो ऐसा काम तो आपको करना ही नहीं चाहिए। आज जो उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं सोच समझ के किए हैं ना। सरमायादार किसी का अजीज रिश्तेदार तो नहीं होता ना, ऐसा ही वो तो अपने देखता मफाद को। उन्होंने अपने मफाद के लिए देखना तो ये था जो आप लोग थे जो इस मुल्क को प्रेजेंट कर रहे थे, आपको चाहिए था ना कि उन शिकों को देखते, उसको मामले को देखते। बेहतर अगर मुल्क के लिए बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर, तो फिर तो जरूर करते हैं। और अगर वक्त के साथ ये साबित हुआ कि वो इंतहाई खतरनाक आपने शिकें उनकी मान ली हुई थी जिसका खमेजा भुगत रहे हैं आप, मेरा नहीं ख्याल के वो आप कर सकते हैं उसको।
सर शिके मानने में हमारा मिजाज हमेशा से ऐसा ही रहा है, हम सारी शिके मान ही लेते हैं चाहे कोई भी इवेंट हो। खैर लेकिन एहतजाज तो शायद वक्ती तौर पर हो गया, मगर अब भी ये सूरत हाल हुकूमत के लिए कोई अच्छी सूरत हाल तो नहीं है। जमात इस्लामी के दोस्तों को प्यार मोहब्बत से समझाकर वापस तो भेज दिया है हजरत, लेकिन सस्ती बिजली के लिए हुक्मरान जमात नवाज लीग के पास क्या लाए अमल है इस वक्त? वो कहते हैं कि जी कौन सी गीदड़ सिंगी है? ये तो मैं नहीं जानता जी, वहाँ पे बहुत बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं अवानों में, वो ही कर सकते हैं कुछ। मैं उस बारे में क्या कर सकता हूँ? डायरेक्टली तो मेरा उसका कोई इनपुट नहीं है, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उनसे बात करनी चाहिए, बात कर लें, क्या कहने हैं वो, सारी चीज सामने बैठ के टेबल पे बैठा ले उनको, अपने सारे कागजात खोल दो, उनके आगे रख दें, उनको पूछ लें कि आप कैसे इसका आप तदारक कर सकते हैं इसका। अगर उनका तजवीज़ है तो देख लें, अगर पॉजिटिव है तो आप देख लें। बाकी जहाँ तक जमात इस्लामी का मामला है, वो मेरा अपना ख्याल है कि लोगों का उन पर भी कोई ऐसा भरोसा नहीं है। तो इनको तो गवर्नमेंट को चाहिए उनके साथ मैन पावर नजर आती है, गवर्नमेंट को चाहिए उनके साथ बैठ के तय करें। इस वक्त तो जो हालात हैं वो आपके सामने ही है, लेकिन मेरा ख्याल में उन्होंने बिजली की मद में कोई कमी तो की है, और लेकिन वो की है उन्होंने अपना इंडस्ट्री टैरिफ में कमी की है। अब वो तो सपोर्ट हो जाएगी ना जी गवर्नमेंट की, अगर वो हुई है तो खासी बड़ी वो कमी है, रिडक्शन है, तो उससे जी खासी बड़ी रिडक्शन है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और आईपीपीस को लेकर के जो इतना खतरनाक स्टैंड लिया हुआ है उसकी शक्ल भी आपने दुरुस्त फरमाया कि जी इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाएंगे। हमने मुआहदे किए हुए हैं, ये बातें मुआहदे से पहले करने की होती हैं। हाँ, अब जब वक्त आएगा उन्हें रिन्यू करने का तब ये बातें की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया शेख रोयल असगर साहब, आपने काफ़ी डिटेल में जो है वो इन्फॉर्म किया कल वाले मुआहदे को लेकर के भी, और जो बयानात आए थे आपकी जमात के लोगों की जानिब से उनकी भी आपने अच्छे से वजाहत कर दी है कि अब इदारों का टकराव ये मुल्क बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हमें टकराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं टकराना चाहिए। लेकिन नाजरीन, अगर हम बात करें माशरे की, तो माशरे में कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ किस तरीके की चल रही है कि जी 5th जनरेशन वॉर है, एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगा दिया जाता है कि पूरी आवाम फिर उसी के पीछे चलती रहती है। खबर यह है कि पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकार जो हैं फवाद खान और सनम सईद की मुतनाज़े वेब सीरीज़ बरज़ख, जी हाँ, इसे YouTube से हटाने का ऐलान तो कर दिया गया है, पर ये अभी तक जो है हटाई नहीं गई है। ये सीरीज़ इतनी मुतनाज़े क्यों हुई है, और आप बताते हैं कि जी आपको आगे बताएंगे इस बारे में कि क्यों हुई है। हुआ ये है कि बरज़ख की तीसरी किस्त में 2 मर्दों के किरदार के दरमियान रोमानवी मंजर और कुछ ऐसे मनाजर दिखाए गए हैं जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं हो सकते हैं। सीरीज़ में फहाशी और बच्चों के मुबैना जहन साजी भी दिखाए जाने का इल्ज़ाम लगा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अवामी रद्दमल आया है। और अब भारतीय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी ने इंस्टाग्राम पर ऐलान किया है कि वो 9 अगस्त से वेब सीरीज़ को यूट्यूब से हटा देंगे। लेकिन ये बात भी अभी सामने आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी स्ट्रीम से जो है यूट्यूब की इसे हटाया जाएगा, इंटरनेशनली ये यूट्यूब पर ही रहेगी। अब इसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना है? बरज़ख को भारतीय प्रोड्यूसर ने जो है ये प्रोड्यूस किया है, लेकिन आसिम अब्बासी साहब की जो है ये तहरीर करदा वेब सीरीज़ है। इसके क्या माहौलियाती इस वक्त असरात आ रहे हैं और इसके बाद क्या होने जा रहा है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उमैर जालियावाला, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो उमैर साहब। ये जो बरज़ख का मामला चल रहा है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, मुझे नहीं मालूम आपने सीरीज़ देखी है नहीं, मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी इसके क्लिप्स और जो कमेंट्स आए हैं वो ज़रूर पढ़े हैं। और इसका एक तो बरज़ख जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है रुकावट, और इसके लगवी मायने तो इतने ज़्यादा यूज़ होते नहीं, लेकिन बरज़ख का मायने जो यूज़ किए जाते हैं वो आपको मालूम है कि शरई एतबार से यूज़ किए जाते हैं, इसलिए लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो चुके हैं इस लफ्ज़ के साथ। और इसमें जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ही इसके बरअक्स है। तो क्या कहेंगे इस बारे में सर? देखिए, मैं भी आप ही की तरह सोशल मीडिया पे काफ़ी फॉलो किया, कुछ इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़े, और क्योंकि खबर बन गई, एक नेशनल सेंसेशन बन गई। एक तो मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में एकदम से एक ड्रामे का एक
कोई कैरेक्टर या उसका कोई एक स्क्रिप्ट पूरे मुल्क की खबर बन जाता है, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगते हैं ना, और उस पे एकदम से कानून साजी भी हो जाती है। तो मेरी नज़र में तो मीडिया बहुत सारे अवाम के, बहुत सारे माशरे के पहलुओं को उजागर करता है और उन पे गुफ्तगू का मौका देता है, और उस पे अक्सर ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि हमें रिलीजियसली चैलेंज करती हैं, जो कि कल्चरली चैलेंज करती हैं, लेकिन अगर उसे हटा दिया जाए तो फिर मीडिया का काम, आर्ट का काम ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। मैं यहाँ रिकग्नाइज करता हूँ कि ये सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के अंदर, और जो ड्रामे बनाने वाले हैं, जो ड्रामे चलाने वाले, उन्हें जरूर सोचना चाहिए कि जबकि वो ऐसे मौज़ूआत को जरूर गुफ्तगू में लेकर आए, उजागर करें, ये रियलिटी है, लेकिन उस पे अगर ऑडियंस इतनी ज्यादा ऑफेंड होती है तो यकीनन उस पे लाइन क्रॉस हुई है। और वो ऑफेंड, कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, ऑफेंड इस वजह से होते हैं कि आप इस चीज़ को डिस्कस करें, बिल्कुल करें, इसमें बुरी बात नहीं कि आप एक माशरे की बुराई को डिस्कस कर रहे हैं, तो करना चाहिए, लेकिन जब आप उस चीज़ को प्रमोट करने लगते हैं, वहाँ आकर के जो है वो लोगों के तासुरात बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं कि एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि आप इस चीज़ को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, यहाँ आकर के इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। अब जहाँ तक एक आम नॉर्मल आदमी की, अगर मैं एक समझ लीजिए मिडिल क्लास जहन की बात करूँ, तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उनके नज़दीक ये चीज़ प्रमोट ही हो रही है, और अब इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि जी पाकिस्तानी स्ट्रीम से हटा दिया जाएगा। पूछना चाहूँगा कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों मार्केटों में ये होता है? क्यों आपके ट्रक अड्डों के ऊपर बच्चाबाजी लफ्ज मशहूर है? जी बिल्कुल है, बल्कि ये नस्ली तौर पे चल रहा है। अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्यों मदरसों से ऐसी कहानियां निकलती हैं, और मदरसे जानने के बावजूद उन मुफ्तियों को कुछ नहीं करते, वो आज तक अपने ओहदों पे फायज है। सर ये तो यूनिवर्सिटी से भी हो रही है, स्कूल से भी हो रही है, ट्रेन में भी हो रही है, ये एक ये तो हर जगह हो रहा है ना। बात कर रहे हैं कि ये मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास इसके बारे में नहीं, मिडिल क्लास पूरी दुनिया का कंटेंट देखता है, नेटफ्लिक्स के हर शो के अंदर ये एजेंडा प्ले आउट हो रहा है। बिल्कुल, आप कैसे कह रही हैं? एक तो ये जब पाकिस्तान में ये होता है, जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट ये करता है, तब खास एक दर्द उठता है, और सारी क्लासेस इससे बहुत फेमिलियर हैं, बल्कि इसके विक्टिम्स रहे हैं। मैं एज अ मेल पाकिस्तानी ये बात आपको बताना चाहता हूँ टीवी शो के ऊपर कि कोई बाजार ऐसा नहीं, कोई नाई की दुकान ऐसी नहीं, कोई बस भरी हुई ऐसी नहीं जहाँ पे किसी ने हाथ ना लगाया हो, और सिर्फ मैं नहीं, आप पूछें स्टूडेंट से और इस मुल्क के मर्दों से। सो ये रियल चैलेंजेस हैं, और अगर मीडिया ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करता है, इसके साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि कुछ लोगों के लिए यही रियलिटी है। आप और मैं, इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं, और एक सर्टेन सेगमेंट है जो कि किसी भी वजह से, मैं नहीं जानता, मैं इसका माहिर नहीं हूँ, ना मैं रिलीजियस माहिर हूँ, ना मैं इस हवाले से जेंडर का माहिर हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मैंने, क्योंकि बेशुमार नौजवानों के साथ काम किया है, तो कई नौजवानों के साथ ये चैलेंज देखा जो नहीं रिलेट कर पाए, जिस तरीके से एक नॉर्मल मर्द एक नॉर्मल औरत के साथ मेल फीमेल कनेक्शन आप और मैं समझते हैं, ऐसे नहीं समझ पाया उसका जहन। तो क्या करें ऐसे सेगमेंट को? तो ये बड़े सवाल हैं, ये पूरी दुनिया में उठ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे ड्रामे जो पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन्स पे नजर आते हैं, आई अंडरस्टैंड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो हाईलाइट ना हो तो वो कभी गुफ्तगू में नहीं आएंगे। देखिए उमर साहब, बात यही आ जाती है, हाईलाइट होना एक अलग चीज़ है, प्रमोट करना एक अलग चीज़ है, क्योंकि जहाँ पर हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं माशरे में, वहाँ हम मजहब में जो है वो इसका हल तलाश करते हैं, और इसका हल वहाँ पर मौजूद है। और बात ये भी सोचे ना कि क्या इतनी जल्दी से आपकी इतनी तबलीग होती है इस मुल्क में, बचपन से दीन सिखाते हैं, पूरा करिकुलम रिलीजन से भरा हुआ है, उसके बावजूद आपको खौफ है कि एक ड्रामा, एक प्रमोशन आपके बच्चे को हिला देगी। ये कैसी किरदार साजी की है आपने? ये बच्चे अब पूरी दुनिया में जा रहे हैं, इतने पाकिस्तानी छोड़ के जा रहे हैं, वहां पे कैसे कंट्रोल करेंगे? वहां पे तो फेल हो जाएगी आपकी तरबियत। तो ये अच्छा इम्तिहान है आपकी तरबियत के लिए। नहीं हिलेंगे आपके बच्चे, फिक्र ना करें, ये ऐसे हिलने वाली चीजों में से नहीं है। नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उमर साहब, जो कि आपके, अब देखें हमारे माशरे में ये चीज़ नहीं है। आप जिस माशरे की अक्कासी कर रहे हैं, जिस माशरे के बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके ख्यालात आप बता रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ बड़ी कॉमन है, वहाँ पर ये कल्चर है।
और जमाने कदीम से चला आ रहा है ये कल्चर, लेकिन ये हमारा नहीं है। वहाँ पे भी एक कल्चरल बैटल है। ये पाकिस्तान में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ पे कॉमन है, तो बहुत सारे ममालिक के अंदर लीगल है, में एक्सेप्टेंस पहले से रही है, लेकिन बेशुमार ममालिक में जब ये मेन स्ट्रीम हो रहा है तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है, और बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में लड़ाइयाँ हो रही है। तो ये इजी नहीं है, इजी टू एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन जितना इस पे ट्रीटमेंट पहले का रहा है, नेग्लिजेंस या बिल्कुल इसको एक्सेप्ट ना करना, शायद मुस्तकबिल में ऐसा दुनिया में कहीं भी ना हो सके। चलें उमर साहब, आपका मौक़िफ़ जो है वो आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आगे जो चीज़ है, जो कंटेंट हमारे पास आ रहा है वो अच्छा कंटेंट हो, और ऐसा कंटेंट हो जिसे पूरी फैमिली बैठ करके इत्मीनान से एंजॉय कर सके। खा उसके अंदर हम आइटम नंबर के भी खिलाफ हैं, हम नहीं कहते कि फिल्मों के अंदर होने चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली जो है वो उसे एंजॉय नहीं कर सकती। जिस ज़माने के ड्रामे आया करते थे हमारे नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, वो ड्रामे उसी तरीके से आने चाहिए जिसे सब घर वाले मिल के देखते थे। एक वक्फा प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाज़रीन, क्योंकि वो ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और अब आपको बताए चलें कि पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़, जी हाँ, मार्शल आर्टिस्ट के मुख्तलिफ खेलों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले इरफान महसूद ने मज़ीद 2 कारनामे अंजाम दिए हैं। उन्होंने पूरे समझ लीजिए पाँव के अंगूठे से 70 किलो वज़न उठाकर नया आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इरफान महसूद अब तक 100 पाउंड वजन के साथ 31 रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं इरफान महसूद साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। इरफान साहब बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह सेंचुरी भी हो गई है। सेंचुरी के बाद 2 रिकॉर्ड्स और हो गए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के साथ। तो अब आपका आना जाना लगा रहता होगा, मतलब कभी लंच कर रहे हैं साथ, कभी डिनर चल रहा है? बिल्कुल, 100 रिकॉर्ड हो गए हैं। ये तो रिसेंटली रिकॉर्ड थे इटली के, वो टफ रिकॉर्ड थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पूर्ण हो गए। मजीद कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए हैं, कुछ रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए इंशाल्लाह। तो जरा बताइए, जिक्र कीजिए ना, कौन से रिकॉर्ड हैं आगे आपकी लिस्ट के अंदर जिनको आपने तोड़ना है? ये पैर के अंगूठे तो हो गए, आपको नाखून चाखून वाला रिकॉर्ड है। मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड्स आते हैं वो बड़े यूनिक होते हैं। जी, मेरे जो ज्यादा रिकॉर्ड थे वो फिटनेस और मार्शल आर्ट रिलेटेड थे। कुछ ऐसे रिकॉर्ड थे जिनकी वीडियो वगैरह मैंने देखी, जैसे ये रिकॉर्ड था पाँव के अंगूठे से। उस जो रिकॉर्ड था पहले 63 केजी का था। अच्छा, वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? 70 केजी इटली के थे। अच्छा, इटली के थे, ओके। ये रिकॉर्ड था, उसने 63 केजी वेट उठाया हुआ था। फिर मैंने ट्राई किया तो पहली ट्राई में तकरीबन 65-66 तक वजन मैंने उठा दिया था। फिर इसी के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। 70 केजी दूसरा रिकॉर्ड था, वो थोड़ा टफ था, 40 पाउंड वजन के साथ। जो रिकॉर्ड था वो 2 मिनट और 32 सेकंड का रिकॉर्ड। अच्छा, उसको फिर मैंने 3 मिनट 20 सेकंड तक उसको मैं लेके गया हूँ। इसको आपने जमीन से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। जबरदस्त। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा, हुकूमत ने आपको यहाँ तक पहुँचने में कितनी सपोर्ट की? माशाल्लाह से 100 के ऊपर आपके रिकॉर्ड हैं, तो हुकूमती आपको कोई रिलीफ मिला हो, कोई आपको इमदाद मिली हो, कोई सपोर्ट मिली हो किसी भी किस्म का, ज़रा बताइए। बदकिस्मती है कि ये जितने भी रिकॉर्ड थे, इसके लिए मुझे ना कोई सपोर्ट हासिल है, ना मुझे कुछ स्पॉन्सर। ये टोटली मैं खुद कर रहा हूँ। इसके साथ मेरे जो 17 स्टूडेंट थे, जो पाकिस्तान लेवल के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं क्लब के, वो भी रिकॉर्ड होल्डर है। लेकिन बदकिस्मती ये कि हमें सपोर्ट हासिल नहीं होता। ये एक बड़ा अलमिया है इरफान साहब, सिर्फ आपका ही नहीं है, बहुत सारे एथलीट यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर आते हैं जो कि यही बात करते हैं। बहुत सारी फेडरेशंस हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल रही है, लेकिन हम सबसे यही कहते हैं कि जी आपके पास जो है ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। अगर आप हुकूमत से कोई दरख्वास्त करना चाहें या कोई पैगाम आपका जो कि आप पहुँचाना चाहें, तो नुमाइंदगान आपको देख रहे हैं, आप प्लीज़ बताइए। मैं ये कह सकता हूँ, जैसे कल हमारे एथलीट थे असदुद्दीन साहब, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। अगर हमें थोड़ी भी सपोर्ट हासिल हो जाए तो ये एक गोल्ड मेडल है ओलंपिक में। मेरा यकीन है कि पाकिस्तान से 10-12 गोल्ड मेडल और भी एथलीट है वो लेके आ सकते। लेकिन बदकिस्मती है कि सपोर्ट नहीं हासिल। सपोर्ट होता तो फिर वर्ल्ड लेवल पे भी हम गोल्ड मेडल ला सकते, ओलंपिक में भी ला सकते। लेकिन ये कि सपोर्ट बिल्कुल होता नहीं है।
सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता जी। अगर सपोर्ट मिल जाए तो आप लोग भी जो हैं वो गोल्ड ला सकते हैं, ये आपकी अपील है और हमें पूरी उम्मीद है और यकीन भी है इस बात का कि इंशाल्लाह ज़रूर अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर की जाए और आपको हुकूमत की जानिब से फाइनेंशियली भी सपोर्ट की जाए तो आप ये मार्का जो है वो सर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और एक मरतबा बहुत मुबारक हो आपके मेडल्स जो कि आपने जीते हैं, आपके अचीवमेंट जो कि आपके पास मौजूद हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। और क्रॉस करने की जहाँ पर बात आती है नाजरीन, तो सिर्फ सेंचुरियाँ ही क्रॉस नहीं हो रही हैं, बड़ी बड़ी चोटियां भी क्रॉस की जा रही हैं, बड़ी बड़ी चोटियां सर की जा रही हैं। ओमान से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून कोहपैमा ने पाकिस्तान की किलर चोटी नागा पर्वत को सर कर लिया है और ये कोई मामूली कारनामा नहीं है, क्योंकि ओमानी खातून ने ऐसे मौसम में नागा पर्वत को सर किया है जो इंतहाई ख़राब था और मुसलसल बर्फ़ और बारिश का ख़तरा मौजूद था, बल्कि वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो भी रही थी। आपकी मुलाकात करवाते हैं नादिरा अल हारती से, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर इनक्रेडिबल अचीवमेंट मैम। हाउ डज इट फील टू बी द फर्स्ट ओमानी समिट नागा पर्वत? My feelings on top of Nanga Parbat actually was amazing. I felt that I deserved that after hard training in Oman, and also after waiting for a very long time at the base camp, waiting for good weather at the summit. Also Nanga, it's a very special mountain, so for anybody will be up, I think it will be so different, so amazing. It was of course a very different experience for me. Okay, so what inspired you to take up mountaineering and how has your journey evolved since you first started? Actually, the first Omani man who climbed Mount Everest, who is the one who inspired me to start my journey on mountaineering. I was interviewed him and for a project for Ministry of Education where I am working now. And when I heard his story, when I saw his passion, he inspired me, and at the same moment I just decided to go to Mount Everest, and that was in 2017. After very hard training for 2 years, Alhamdulillah, I climbed Mount Everest in 2019, and I continued after that. Okay, if Naga Parbat, climbing such formidable peaks like Naga Parbat requires immense physical and mental strength. How do you prepare yourself for these challenges? Of course, climbing mountains need very special and very different training and being in schedule, being very commitment. And also while what I have, my daily work, my family, I need also to manage my time between everything. Maybe at the beginning it was hard for me to manage my time and divide everything in very good way so I can reach my goals. But I think now after a few years in mountaineering I can do that, and the difference between Oman and other countries where I go for climbing, between the weather and the mountains, everything, it's also a bit hard and challenging. But I'm trying my best to all my training to be in my country Oman, where is the mountains in mountains region. It's not easy, but I think now I can follow all these schedules and follow my training. Okay, Nadira, Naga Parbat is also known as a killer mountain due to its difficulty. What were the most challenging moments during this expedition? Nanga Parbat, it's a really very special mountain. I think it was for me, and I think also for many other mountaineers. It's not easy to be in the region. It's not easy because we wait for very long time, almost 1 month, waiting for a good weather. Between the weather, it was changing a lot on mountain. Also avalanches. Also 1 month at the base camp, or between the mountain and the base camp, it's need very self-control. It's need to be understandable for what's happening there.
Other climbers, they left the base camp because they couldn't wait for a long time for the summit push. But Alhamdulillah, I got the passion, I got the time, and I was like very insist to climb Nanga Parbat, and being first Omani and also first Arab to climb this. Okay, and Nadira, you were just talking about the people who left the summit. How did you and your team manage the risk associated with the climbing Naga Parbat, especially given its notorious reputation? To decide to climb Mount Nanga Parbat, from the beginning, I knew that it's not easy. These mountains need very special skills, so I tried to prepare since I was training in my country, Oman, and also with the team, the company I was going with, Seven Summit Trucks, and also Blue Sky, the other company, Pakistani company. They were very understandable for the mountain, for the risk, for what we should do and when we should climb. So we were very prepared, for me as personally, and also my team. It's not easy mountain. We should understand the weather. We should understand also the other parts, which is hard, which is need more time, which is need more focus on climbing. So as we read, I read a lot about the mountain. I read about the history of mountain, the geographic mountain, the other expedition before everything happened on this mountain. I was aware about it, so that just gave me, like, you know, I was like prepared for what happening and what could happen. Nadira, as the Omani woman, as the first Omani woman to summit multiple 8,000-meter peaks, how do you feel about your role as a trailblazer for women in your country and beyond? Climbing mountains, it's unique in my country actually, especially big mountain, 8,000s, and it's give my experience something different than others, which I appreciate a lot, and also it's give me responsibility for others who they have the same dream. So many girls and also the other guys also who they have the same dream to climb big mountains. I feel that I have maybe now enough experience to help them, to give them advices how they can start, how they can do their training in Oman, which companies they should ask, where they should go to read about mountains, to know more about mountains, and also it's about how we can aim big at this time. I think it's not easy because everything is related to money, it's related to time, which many people they don't have, and I appreciate that it's give me accessible what I need to climb mountains. So yeah, definitely, Nadira Al Harthi, you have to dream big to live big, definitely. And thank you so much for joining us. Best of luck for your next summit, and we will talk about that later when you close it. And thank you so much, नाज़रीन. हमें भी इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को और एक नए जोश और वलवले के साथ, क्योंकि यौम आज़ादी हमने मनाना है और आज़ादी का महीना चल रहा है, इसलिए आज़ाद होके जिए, बाजा ना बजाइएगा, पौधे लगाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।